पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, जो हमारे सौरमंडल का इकलौता नीला ग्रह है, वो आज से 4.5 से 5 बिलियन साल पहले स्पेस में महज एक डस्ट का क्लाउड हुआ करता था। ऐसा डस्ट क्लाउड जिसमें जमीन, पानी, हवा का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन एक बादल से एक सॉलिड सरफेस हमारी धरती को कैसे मिली, और साथ में हमारे वैज्ञानिक ये क्यों कहते हैं कि डस्ट के क्लाउड के बाद जो हमारी प्रोटो अर्थ थी, जिसे हम रो अर्थ भी कहते हैं, वो हमारी आज की पृथ्वी से 4 गुना छोटी और धधकते लावा से भरी पड़ी थी। और यदि यह सच है तो 4 गुना छोटी पृथ्वी पर इतना सारा मैस कहाँ से आया? कैसे यह धधकते हुए लावा से इतनी ठंडी हो गई, और कैसे यहाँ पहले जीव का जन्म हुआ? आज के इस एपिसोड में हम डस्ट क्लाउड, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट, पृथ्वी के 2 चांद जैसे प्रक्रम को साथ लेकर लावा से भरे गोले से नीला समृद्ध ग्रह बनने तक के इतिहास को जानेंगे। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। बात है साल 1755 की, जब एक जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कैंट ने पृथ्वी के बारे में अपनी एक बुक यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन, जिसमें आगे चलकर साल 1796 में पैर लेप्लास ने कुछ बदलाव किया। दरअसल कैंट की यह बुक अर्थ की बायोग्राफी है, जो इसके पैदा होने की स्टोरी बयां करती है। साथ में यह बुक SNDM यानी सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल पर आधारित है, इसलिए इसे कोई भी नकार नहीं सकता। SNDM मॉडल के मुताबिक आज से अराउंड 6 बिलियन साल पहले जहां आज हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहां बस एक विशाल सा डस्ट और गैस का क्लाउड मौजूद था, जिन्हें आज हम नेबुला कहकर बुलाते हैं। और हम सब जानते हैं कि इनका निर्माण कई बिलियंस में ब्लास्ट हो रहे स्टार्स और ब्लैक होल से निकले मैटर से होता है। जैसे जैसे इस नेबुला में अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ता गया, वैसे वैसे इस नेबुला की ग्रेविटी भी बढ़ती चली गई और इसने लगभग स्फेरिकल शेप धारण कर लिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी और मैस एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी बहुत सारे स्टार्स के ब्लास्ट और ब्लैक होल से निकले मैटर से नेबुला में मैटर बढ़ता चला गया। फिर अचानक घटी एक ऐसी घटना जिसने आज हमारा वर्तमान निर्धारित किया, सुपरनोवा। जी हाँ, हमारे नेबुला के पास ही एक बहुत बड़ा स्टार फटकर सुपरनोवा में तब्दील हो गया, और यह इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसकी शॉकवेव ने नेबुला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही कोलैप्स कर दिया और पूरे सिस्टम को एंगुलर मोमेंटम यानी रोटेशन वाला मोशन दे दिया। कहने का मतलब है कि अब तक जो पूरा क्लाउड स्फेरिकल शेप में था, वो पूरा चेंज होकर फ्लैट डिस्क क्लाउड में चेंज हो गया। अब जहाँ जहाँ मैटर काफ़ी ज़्यादा डेंस था, वहाँ वहाँ और भी ज़्यादा मैटर गैदर होने लगा। मतलब जो बादल पहले रोटेशन के बावजूद बिखरा हुआ था, वो सिकुड़ने लगा, और कम एरिया और ज़्यादा ग्रेविटी और साथ में रोटेशन तीनों में एक साथ बदलाव हो गए। यहाँ पर रोटेशनल मोशन काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया। हम सब जानते हैं कि रोटेशनल तेज होने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तेज हो जाती है। यहाँ बिल्कुल यही प्रिंसिपल काम किया। जब डेंस क्लाउड से बनी ये डिस्क घूमने लगी तो उसके सेंटर में एक वॉर्टेक्स बनने लगा, जो हर चीज को सेंटर की ओर खींच रहा था, और देखते ही देखते ज्यादातर मैटर सेंटर की ओर गैदर होने लगा। यानी सीधा सा मतलब है कि सेंटर में प्रेशर एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ने लगा, जिससे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना हुई और हीलियम मॉलिक्यूल्स बनने लगे। यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक सितारे का जन्म होने वाला है, और जन्म के बाद इसका नाम पड़ा प्रोटो स्टार, और इसकी डिस्क का नाम पड़ा प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क। नेबुला, जिसे हमने पहले देखा था, उसमें न्यू बेबी स्टार के जन्म तक की पूरी प्रक्रिया में पूरे 1 अरब साल बीत चुके हैं। आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नवजात तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टानें घूम रही हैं, यही वो समय है जिसमें हमारी पृथ्वी की नींव रखी गई थी। कई लाख सालों में गुरुत्वाकर्षण के कारण अरबों चट्टानें और धूल के कण आपस में मिले और एक विशाल गोले का रूप धारण किया। ध्यान रखना, यह तपता हुआ गोला है, जिसे हम मोटे तौर पर आज का शुक्र भी कह सकते हैं। फिर कई लाख साल बीतते हैं, लेकिन यह अभी भी लावा से भरी पड़ी है।
तो आप उतरने की सोचना भी मत। यही वो समय है जब हमारी धरती ने द लेट हेवी बॉम्बारमेंट की घटना देखी थी। दरअसल इस घटना में अरबों की संख्या में एस्ट्रॉयड लावा से भरी धरती पर गिर रहे थे, यानी लाखों एस्ट्रॉयड प्रतिदिन। यहीं से ही धरती पर पानी यानी अमृत बरसा था। जी हाँ, इन उल्कापिंडों के अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे जो आगे चलकर धरती पर समुद्र का रूप लेने वाले हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि धरती पर पानी बाहर से आया था? मतलब धरती से बाहर भी पानी मौजूद है, वो भी ढेर सारा। इस समय हमारी धरती जहरीली गैसों से भरी हुई है, क्योंकि ये उल्कापिंड अपने साथ नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए थे। अब ऊपर देखिए, ये है थिया। इसका निर्माण भी बिल्कुल धरती के समान हुआ है और यह पृथ्वी का 1/4 है। यह करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से हमारी ओर बढ़ रहा है और हमसे टकराने वाला है। कुछ समय बाद यह प्रचंड टक्कर के साथ हमारी धरती से टकरा जाता है और अरबों की संख्या में चट्टान के टुकड़े धरती को घेर लेते हैं, बिल्कुल एक रिंग के समान। इस रिंग में एक बड़ा चट्टान का टुकड़ा भी है जो कि थिया का अवशेष है, जो घूमते हुए अपना आकार बढ़ा रहा है। इस रिंग से हमारी धरती पर पुनः उल्कापिंडों की बारिश हो रही है, साथ में हमारे चांद पर भी। जी हाँ, ये अब थिया नहीं है, बल्कि हमारा नया नवेला चांद है। परंतु हमारा दूसरा चांद कहाँ पर है? जी हाँ, हमारे पहले 2 चांद थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद थिया के टकराने से हमारी धरती के एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमाएं बने थे और 4 अरब साल पहले ये दोनों चंद्रमाएं धरती के ऑर्बिट में ही थे, जो वक्त के साथ साथ एक दूसरे में मर्ज हो गए। और इसी के ही कारण हम आज चांद के एक साइड को थोड़ा उभरा हुआ पाते हैं और यह वही साइड है जहां पर छोटा चांद मर्ज हो गया था। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट्स अपने ऑर्बिट्स में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव के कारण सौरमंडल के एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल मैस तैयार हो रही है, जिसमें सभी एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स आंतरिक भाग में जा रहे हैं, सीधे सीधे हमारे मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी की ओर। यह वही समय है जब धरती के पास भी 2 रिंग्स थे। पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच मौजूद था, वह दूसरा रिंग चांद के पीछे की ओर और साथ में चांद धरती के बेहद ज्यादा करीब था, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी आज के मुकाबले में 25 गुना ज्यादा अर्थ को प्रभावित कर रही थी। और उस समय हमारी धरती का एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि केवल 6 घंटों का हुआ करता था, जिसके कारण धरती पर लावा की नदियों में उफान आज के समुद्र में उफान के मुकाबले 20 गुना ज्यादा ऊपर तक उठते थे। पर भला हो हमारे चांद का, जो समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाता है और हमारी धरती की घूर्णन गति धीमी होने लगती है और लावा की नदियां ठंडी होने लगती हैं, जिसके कारण धरती पर सतह का निर्माण होता है। अब धरती 2 चीजों से पूरी तरह से भरी पड़ी है। पहली है जहरीली गैसें जैसे मीथेन और नाइट्रोजन, व दूसरा है पानी, ढेर सारा पानी। जैसा कि हम जानते हैं कि द लेट हेवी बॉम्बारमेंट के कारण धरती पर पानी बरस रहा था और यह घटना अभी भी चालू है। यह इतना पानी था कि इसने धरती पर समुद्र का निर्माण किया, साथ में धरती की सतह को पूरी तरह से पानी से लबालब कर दिया। अब धरती पर न तो पैर रखने के लिए जगह थी और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। और इसके लगभग 1 अरब साल बाद हमारी पृथ्वी की छटाई होना शुरू हुई। कहने का मतलब है धरती ने अपनी कोरे प्राप्त की, जो हैं इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल एंड लास्ट वन क्रस्ट। इस पूरे प्रोसेस के दौरान कम डेंस वाला मटेरियल ऊपर की तरफ उठने लगा, जिससे बना हम जैसे जीवों को पनपने के लिए REC यानी रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी अर्थ को अब मिलने वाली है अपनी खुद की एटमॉस्फेयर शील्ड। पर ऐसी जलती हुई पृथ्वी और उसके टॉक्सिक फ्यूम से बना वायुमंडल अभी भी लाइफ को पालने लायक नहीं था, लेकिन देखने में ये बिल्कुल आज की पृथ्वी जैसी ही नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जीवन का नामो निशान नहीं है। समय के साथ साथ जैसे ही पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई, तब जन्म लिया यहाँ पर पहले जीव ने। पर धरती पर पहला जीव कैसे पनपा, यह पूरी की पूरी लंबी गाथा है।
इसे जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।